नमस्कार साथियों, भगवा क्रांति पर आपका स्वागत है। तो जैसा कि हम लोगों ने बता रखा है आपको कि हम लोग आपको इतिहास के ऐसे योद्धाओं के बारे में बताएंगे जिनके विषय में आपको नहीं पता है। तो हम लोगों ने जो पिछला वीडियो बनाया था बप्पा रावल जी के ऊपर बनाया था। आज हम जो वीडियो बनाने जा रहे हैं बप्पा रावल जी के बाद में उनकी चौथी पीढ़ी के जो योद्धा हैं उनके बारे में आज हम वीडियो बनाएंगे, जिनका नाम है खुमाड़, महाराणा खुमाड़, जिनके ऊपर खुमाड़ रासो भी लिखा गया है जो दलपति विजय जी ने लिखा है। इनके महाकाव्य को आप पढ़ करके भी इनके इतिहास की प्रामाणिकता के बारे में जान सकते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा जो ये भारत है पूर्ण रूप से कभी भी एक दिन के लिए या पूर्ण रूप से कभी भी पराजित नहीं हुआ है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि पूरा भारत का अगर आप इतिहास देखेंगे तो इसमें कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि पूरे भारत पर किसी भी मुस्लिम शासक का एक छत्र अधिकार स्थापित हुआ हो। दूसरी बात यह है कि किसी भी मुस्लिम आक्रांता के द्वारा इस पर पूर्ण रूप से ना तो विजय प्राप्त की जा सकी है। तो आप ये सोचिए कि हमारे मन में ये नंगा इतिहास किस लिए गढ़ा गया। जिस प्रकार नन्हे पौधे पल्लवित होकर के पहाड़ों की कोख से फूट पड़ते हैं और कालांतर में बड़े होकर के वह एक वृक्ष के रूप में अपनी जड़ें उन्हीं पर्वतों में जमाते हैं, तो उसी प्रकार हमारे इतिहास पर चाहे लाखों वर्षों की या हजारों वर्षों की दास्तां की कैसी भी मनगढ़ंत कहानियां गढ़ी जाएं, पर एक ना एक दिन वो कहानियां सत्य के रूप में निकल के सामने आती हैं और पूरी दुनिया को पता चलता है कि ये वामपंथी इतिहास जिस तरीके से गढ़ा गया है उसको असली इतिहास के रूप में हमें कैसे सामने लाना है। तो खुमाड़ रासों के जरिए जैसे दलपति विजय जी ने लिख करके इसके बारे में बता दिया था, और आज जो है आधुनिक टाइम में जो हमारे जैसे ही कई लोग हैं उनको पढ़ करके इन इतिहासों के बारे में आपको बता रहे हैं। तो हम आपको बताएंगे जिस समय भारत पर खुमाड़ जी मेवाड़ पर शासन कर रहे थे उसी समय, क्योंकि आपको पिछले बार हम बता चुके हैं कि मीर कासिम के आक्रमण के बाद भारत में बप्पा रावल जी ने एक बार भारतीय जो है सभी राजाओं को लेकर अरब तक अपना झंडा जो है फहराया था। एक चीज आपको हम और बताना चाहेंगे कि इतिहास में सब लोगों को यही लगता है कि मीर कासिम का आक्रमण हुआ था 712 में और उसके बाद 300 सालों तक का जो है भारत में बहुत ही अच्छी शांति छाई रही और फिर महमूद गजनवी भारत में आया। ऐसा नहीं है, आपसे असली इतिहास को छुपाया गया है। लगातार अरबों के आक्रमण भारत पर होते रहे और उन आक्रमणों को भारतीय योद्धाओं ने लगातार विफल किया। आपको पता होना चाहिए कि खुमाड़ के ही समय में अरब से हासिम के नेतृत्व में लगभग 1.5 लाख की सेना भेजी गई थी जो समुद्री मार्ग से होते हुए गुजरात के रास्ते राजस्थान की तरफ बढ़ रही थी। उस सेना को खुमाड़ ने पराजित किया। उसके बाद में खुरासान का पुत्र अलमास, जिसको महमूद भी बोलते हैं, ये महमूद गजनवी वाला महमूद नहीं है, दूसरा महमूद है, उसके नेतृत्व में एक बड़ी सेना जो लगभग 2 से 2.5 लाख की सेना थी पूरे अरब के सैनिकों को इकट्ठा करके भारत पर आक्रमण के लिए भेजा जाता है। तो उस समय खुमाड़ निश्चय कर चुके थे कि वो काल की तरह टूट पड़ेंगे इन सभी सैनिकों के ऊपर और भारत की सीमाओं को सुरक्षित रखेंगे। यहां पर आपको एक चीज मैं और बताना चाहूंगा, जिस प्रकार बप्पा रावल जी का साथ देने के लिए उस समय नागभट्ट प्रथम मौजूद थे, उसी प्रकार इस समय भी जब खुमाड़ का राज्य स्थापित हो चुका था लगभग 850 ईस्वी के करीब, उस समय 100 साल के अंतराल पर इस बार नागभट्ट प्रथम के जो है चौथी या 5वीं पीढ़ी के जो है उनके ही वंशज नागभट्ट द्वितीय ने गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक थे नागभट्ट द्वितीय, जिन्होंने खुमाड़ का साथ देने का निश्चय किया और उनके द्वारा जो है पूरे भारत में यह बात फैलाई गई। एक बार दोबारा से मुस्लिम आक्रांताओं के रूप में एक बड़ी सेना भारत पर आक्रमण करने आई है। आप सभी लोगों को पता है कि लगभग 150 साल पहले सिंध पर किस प्रकार का अत्याचार हो चुका है, तो हमें यहाँ पर खुमाड़ का साथ देना है सभी को। तो इतिहास में जो एक और भ्रांति आपको फैलाई गई कि भारतीय राजा किसी का साथ नहीं देते हैं, तो आपको मैं बताना चाहूंगा यहाँ पर कि पूरे भारत में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक का लगभग 40 राजाओं ने अपनी 4-4 हजार 5-5 हजार की सेनाएं लगभग भेजी थी। तो यहाँ पर दलपति विजय जी लिखते भी हैं कि 1 लाख रावल की सेना और उसके अलावा लगभग 3 लाख पूरे भारत की सेना, 4 लाख की सेना इकट्ठी की गई। अरब की सेना जो लगभग यहाँ पर 2.5 लाख की सेना वहां से चली थी, वो सेना लगभग जो बाकी रास्ते में अपने लुटेरे सैनिकों को एकत्र करते हुए 3.5 से 4 लाख के सैनिक इकट्ठा करते हुए इस बार भारत को पूर्ण रूप से लूटने के लिए आए थे कि पूरे भारत को जीता जाएगा और इस बार ऐसा किया जाए कि भारत में कोई भी सर उठाने लायक नहीं बचेगा। तो खुमाड़ ने भी निश्चय कर लिया था कि इस बार इतनी बड़ी सेना एकत्र करेंगे कि इनको ऐसा हराएंगे कि दोबारा ये सर उठाने की कोशिश नहीं कर पाएंगे। तो खुमाड़ ने पूरी तैयारी से राजस्थान में जब इनकी सेना प्रवेश करती है, वहां पर एक भीषण युद्ध पहले करते हैं। उस भीषण युद्ध में खुमाड़ लगभग
50,000 रावलों की सेना, रावल की सेना इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि बप्पा रावल जी के ही नाम पे शुरुआत के जो राणा परिवार के जितने भी शासक हुए उन्होंने अपने नाम के आगे रावल ही लगाया है। तो रावल जी की 50,000 की सेना ने शुरुआती जो अरब की सेना भेजी गई थी लगभग 75,000 की सेना को धूल चटाते हुए एक भीषण युद्ध में हराया। अब एक निर्णायक युद्ध की जब बारी आई तो उस समय पूरी अरब सेना और खुमार की सेना के बीच एक भयानक युद्ध हुआ। इस युद्ध में खुमार ने ना कि महमूद को हराया, उसके बाद 6 माह तक का महमूद को बंदी बना करके अपने यहाँ रखा। वह महमूद को अपने सामने बैठाता था और रोज भोजन कराता था। वह उसको रोज जलील करता था कि तुम इतनी बड़ी जो है अपने यहाँ से खलीफा की सेना लेकर के आए और उसके बाद मुझसे पराजित हो गए। उसने 6 माह तक भोजन कराने के बाद महमूद को कहा कि तुम दोबारा से वापस जाओ। तो महमूद ने पूछा कि तुमने मेरा सर नहीं कलम किया, तुमने मुझे 6 माह तक भोजन क्यों कराया? तो उस पर खुमार महाराणा बोलते हैं कि मुझे लगता था कि तुम थोड़े कमजोर हो गए हो, इसलिए मैंने तुम्हें 6 माह तक भोजन कराकर हष्ट पुष्ट कर दिया है। अब तुम मजबूत होकर के जब वापस जाओगे तो लोग तुम्हें देख करके कहेंगे कि भारत से खाना खा पी करके तुम आए और मजबूत होकर के आए हो। अब मजबूत होकर के आए ही हो तो एक बड़ी सेना लेकर के दोबारा आओगे तुम मुझसे लड़ने के लिए और फिर से मुझे तुम्हें हराने में उतना ही मजा आएगा जितना पिछली बार आया था। तो यहाँ पर महमूद बहुत ही बेइज्जत महसूस करता है और लौट करके वापस जाता है। महमूद निश्चय करता है कि अब वह युद्ध नहीं करेगा और भारत पर कोई भी आक्रमण नहीं करेगा। तो इस बार खुमार ने इसके बाद लगभग जब महमूद को वापस भेज दिया और खुमार को ऐसा लग रहा था कि इतना खिला पिला करके भेजा है तो लौट करके तो वापस एक बार आएगा ही मुझसे लड़ने के लिए। जब 4 वर्षों की प्रतीक्षा के बाद महमूद लौट करके नहीं आया तब खुमार ने निश्चय किया कि अब मुझे जाना ही पड़ेगा और उसने माफी चाहूंगा। और उन्होंने अफगानिस्तान और इराक तक लगभग 24 युद्ध लड़े और वहां तक जाकर के सभी राजाओं को हराया, उनको दंडित किया और उनसे पूछा कि महमूद कहां है, किस बिल में छुप गया है, वो सेना लेकर के क्यों नहीं आता दोबारा लड़ने के लिए? जब पिछली बार 3 से 4 लाख की सेना लड़ने के लिए लाया था तो इस बार क्या अफगानिस्तान, इराक और सभी जगह के योद्धा जो है बिलों में अपने जाकर के छुप गए हैं? क्या क्या कुछ हजार योद्धा भी नहीं निकल के आ सकते हैं मुझसे लड़ने के लिए? ऐसा बोल करके लगातार वो 24 बार जाते हैं और 24 बार हरा करके आते हैं कि एक बार तो महमूद उनका सामना करेंगे, मगर महमूद ने एक भी बार उनका सामना नहीं किया और वो अपने बिलों में बिल्कुल उसी प्रकार छुपे रहे जैसे कि हमेशा छुपे रहते हैं। तो सबसे लज्जा का विषय यह है कि खुमार जैसे योद्धा जिन्होंने 24 युद्ध लड़े और वहां पर विजय प्राप्त की, उन योद्धा को हम लोगों ने भुला दिया। क्या किसी को पता है कि इतिहासकार केवल इतिहास के पेपरों में यही क्वेश्चन आता है कि खुमार रासो किसने लिखा? तो दलपति विजय ने लिखा, यही आप लोग उत्तर देते हैं। पर उनका असली इतिहास क्या है? बप्पा रावल की तरह उन्होंने भी मुस्लिम आक्रांताओं को लगभग कई सालों तक का भारत के एक प्रहरी बनकर रोके रखा। तो इस विषय पे कोई बात ही नहीं करता, उनके नाम की चर्चा भी नहीं करती। जब महाराणा परिवार के सभी योद्धाओं के बारे में चर्चा की जाती है तो केवल वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी की ही बात होती है। हमने आपको बताया राणा सांगा जी के बारे में, हम आगे आपको राणा कुंभा जी के बारे में बताएंगे, राणा रतन सिंह के बारे में बताएंगे, बप्पा रावल जी के बारे में बता चुके। तो हम चाहते हैं कि आपको सभी योद्धाओं के बारे में पता होना चाहिए। इसके बाद हम आपको एक और बात यह भी बताना चाहेंगे कि जिस समय मुस्लिम आक्रांताओं ने विश्व की लगभग 30 सभ्यताओं को, जो विश्व की हजारों साल पुरानी 30 सभ्यताएं थी, उनको नेस्तो नाबूद कर दिया था। तो उस समय आप खुद सोचिए कि भारत ने प्रहरी बनकर के खड़ा रहा और केवल एकमात्र आज विश्व में केवल 2 सभ्यताएं बची हैं जो इतनी पुरानी, एक भारत और चीन की। अगर भारत ने उस समय अपने घुटने टेक दिए होते तो भारत के बाद चीन की सभ्यता भी नष्ट हो गई होती। तो चीन की सभ्यता को भी ये भारत का शुक्रगुजार हमेशा रहना पड़ेगा कि चीन की सभ्यता को भारत नहीं बचा करके रखा। तो भारत के ऐसे योद्धा थे जिन्होंने हमेशा जो है अपनी सभ्यता के साथ साथ चीन की सभ्यता को भी बचा के रखा। अगर किसी को यह लगता है तो मैं बता दूं कि खुमार रासो की एक ओरिजिनल प्रतिलिपि आज भी जो है पुणे के संग्रहालय में रखी है, कोई भी जाकर के उसको पढ़ सकता है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि कर्नल टाड जो एक अंग्रेज इतिहासकार हैं, उन्होंने भारतीय राजाओं के, विशेष तौर पर राजपूत राजाओं के पूरे इतिहास को रेखांकित किया है। कर्नल टाड को आप पढ़ लीजिए और भारतीय इतिहास के बारे में आप जान जाएंगे। जो आपको ये लगता है कि हमेशा से हिंदू राजाओं ने साथ नहीं दिया, किन्हीं ने लड़ाई नहीं लड़ी कुछ लोगों ने, तो ये मिथ्या आप भूल जाएंगे। आपको हमेशा वामपंथी इतिहासकारों के कारण गुलामी की जंजीरों में जकड़ा जाता है, तो उन जंजीरों से बाहर निकलिए, भारतीय असली इतिहास को समझिए, उसको जानने की कोशिश कीजिए, उसको समझिए कि आपके पास कैसे कैसे योद्धा रहे, ऐसे ऐसे योद्धा रहे हैं जिन्होंने युद्ध के अंदर 80 घाव खाए हैं, जिनका एक हाथ कट गया, एक आंख चली गई, एक टांग कट गई, राणा सांगा, पर उन्होंने युद्ध से कभी भी मुंह नहीं मोड़ा। वो युद्ध लड़ते रहे, हाथ कट जाए, आंख चली जाए, चाहे टांग कट जाए, पर युद्ध भूमि से विजय होकर के ही वापस आते। पिछली बार मैंने आपको जैसा बताया था कि कैसी कैसी भ्रांतियां फैलाई जाती हैं, मैंने पिछली बार ये पॉइंट मुझसे छूट गया था, मैं फिर इस
इस बार मैं वो पॉइंट बता देता हूं। राणा सांगा के बारे में बताया था कि वो तो बाबर से युद्ध हार गए थे और उनके सेनापतियों ने उनको जहर दे दिया था। तो मैं उस पॉइंट में थोड़ा सा मुझसे मिस्टेक हो गई है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर उनके सेनापतियों ने उनको जहर दिया था तो वो चित्तौड़गढ़ में मरने चाहिए थे ना, तो कल्पी में उनकी जो है मृत्यु कैसे हो गई, कल्पी में उनकी समाधि कैसे बना दी गई। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि बाबर से उस युद्ध में वो जीत करके गए थे, इसीलिए बाबर ने मेवाड़ पे अधिकार ही नहीं किया। क्योंकि बाबर ने जो 3 युद्ध लड़े थे, जिसमें से पहला युद्ध था पानीपत का युद्ध, पानीपत का युद्ध जीतते ही बाबर ने आगरा पे अधिकार कर लिया। चंदेरी का युद्ध जीतते ही उसने जो है चंदेरी के किले पे अधिकार कर लिया, और घाघरा का युद्ध जीतते ही उसने अफगान प्रदेशों पर अधिकार कर लिया। तो मेवाड़ का युद्ध जो है, खानवा का युद्ध जीते थे, तो मेवाड़ पे अधिकार क्यों नहीं कर पाए थे? असल में उस युद्ध में रात होने के कारण आपको मैं बताता हूं कि 2 लाख की सेना जो राणा सांगा की सेना थी, तो उसमें काफी मुस्लिम सैनिक भी थे, और ऐसे ही जो है बाबर की सेना में राजपूत सैनिक थे। तो रात्रि के अंधेरे में सैनिक पहचान ही नहीं पा रहे थे कि विरोधी सैनिक कौन है, मेरा सैनिक कौन है। तो 2 लाख का जो एकदम पूरा 10 किलोमीटर का मैदान जो युद्ध भूमि के रूप में बदल गया था। तो सेनाएं उस समय पहचान न करने के कारण बाबर पीछे की तरफ अपनी सेना लेकर के बढ़ गया था, और राणा सांगा की जो सेना धीरे धीरे जो क्योंकि उसमें कई राजाओं का संघ था, वो धीरे धीरे अपने अपने प्रदेशों को लौट गई थी। उनको पता ही नहीं चला था युद्ध का निर्णय क्या हुआ है। तो क्योंकि बाबर खुद ही उस मैदान से भाग गया था, तो राणा सांगा ने दोबारा से निश्चय किया था कि पुरानी सेना एकत्र करके इस बार जाके दिल्ली में जाकर के हरा करके इस युद्ध की पूरी पुष्टि कर देंगे कि विजय हमारी हुई थी। तो उस समय जब राणा सांगा जब कल्पी के पास गए थे, बुंदेलखंड के शासक से उन्हें बात करनी थी, तो उस समय जो है बाबर के द्वारा अपने 2 सैनिकों के द्वारा उनको जहर दिलवाया गया था। तो बाबर के सैनिकों के द्वारा उनको जहर देकर मारा गया था, ना कि राजपूत सेनापतियों के द्वारा। तो राजपूत सेनापतियों पे हमेशा इस तरीके से राजपूतों को बदनाम करने के लिए इस तरीके की कहानियां गढ़ी गई हैं। तो इन मिथ्या कहानियों को आप लोग जो है झुटलाइए, अपने असली इतिहास को निकाल करके बाहर लाइए। जैसे मैं आपको जो इतिहास बताता हूं, अगर आपके पास भी ऐसे इतिहास की पुष्टि करने वाले तथ्य हैं तो हमको भेजिए, जो इतिहास हम आपको बताएंगे। नमस्कार, भगवा प्रणाम।